Hello everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज ही एज अ बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट जिसको इंडिया के संविधान के बारे में बहुत ही ज़्यादा पता है, समझते हैं, तो चलिए आज इस पावन दिन के अवसर पे इस चीज़ की भी कसम खाते हैं कि हम लोग जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको साथ साथ रखने के, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको भी निभाएंगे। और हमारा जो संविधान जो हमारे इंडिया कंट्री को, इंडिया स्टेट को एक नेशन बनाता है, एक राष्ट्र बनाता है, और जो हम सब के लिए कॉमन है, एक है, चाहे उसमें कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी आप कहीं से भी रिसाइड करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस संविधान को, उस हमारे राष्ट्र की जो एक हम बोल सकते हैं आत्मा की तरह काम करता है, सोल ऑफ अवर नेशन, उसको हम बरकरार रखेंगे। उसके जितने भी मूल्य हैं उनके ऊपर चलने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारा आया है इंडियन एक्सप्रेस से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आज हम इंडियन एक्सप्रेस प्लस द हिंदू दोनों का ही एनालिसिस एक साथ करने वाले हैं। जो भी कॉमन आर्टिकल्स हैं उन्हें हम सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर के ऊपर पढ़ेंगे, दोनों में उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो हमारे लिए रेलिवेंट है, क्योंकि मेंस अभी बहुत नज़दीक आ चुका है, प्रीलिम्स तो उससे भी पहले है, तो क्यों ना हम दोनों ही न्यूज़पेपर को पढ़ें, क्यों हम एक न्यूज़पेपर को छोड़ें और हमें लगे कि ठीक है चलो हम तैयारियां तो कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ें, दोनों में ज़्यादा अच्छे से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, खासकर जब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक जो है वो द हिंदू में बहुत अच्छा आता है, डेली बेसिस पर आता है। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की, तो हम देख पाएंगे कि उसमें इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा है। तो चलिए हमारे सिलेबस को ऑल राउंड से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर इस आर्टिकल का पीडीएफ चाहिए हो तो चलिए जाइए कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल का है, और उस लिंक के ऊपर अगर आप जाके उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे ये जो इमेज है, इमेज के रूप में भी प्लस पीडीएफ के रूप में भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि बात कर रहा है द वुमेन्स बिफोर अस, फेमिनिस्ट मूवमेंट पुश्ड फॉर वुमेन राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा गया है एंजेलिका अरीबाम एंड आकाश सत्यवाली के द्वारा। देखिए, बोल रहे हैं कि कैसे जो औरतें हमसे पहले आई थी, जो इंडिपेंडेंस से पहले, यानी कि हमारी जो आज़ादी थी, संविधान जब बना था, देखिए हम सबको पता है कि संविधान को बनने में 3 साल तक का समय लग गया था, और जब संविधान बनकर पूरा होता है 26 नवंबर 1949 को, 1949 को, तो जब ये बनकर पूरा हुआ था ना, उसके बाद भी यहाँ पर प्रेम्बल को इंडक्ट करने के बाद में इसको अडॉप्ट तो कर लिया गया था इस दिन, लेकिन इसको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए फिर से आगे बना दिया गया, क्योंकि जब 26 जनवरी 1930 का दिन था, तब हमें पता है कि इस दिन क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। तो ये चाहते थे कि हम एज अ रिपब्लिक डे जिस दिन को मनाएं, क्यों ना हम उसको इनेक्ट भी तब करें हमारे संविधान को जब हमें पूर्ण स्वराज मिल चुका हो। तो इसी कारणों की वजह से आज का जो दिन है 26 जनवरी, उसको एज अ हम लोग रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन में हमें जो हमारा संविधान है उसको हमने लागू किया था। और उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी कि जिसने यहाँ पर बनकर 2 तरीके से हमारे यहाँ पर काम होता था, एक तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह और दूसरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की तरह। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका काम होता था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती थी उनका काम था कि कुछ कानूनों पे हम बात करेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जब तक हमारे पहले यहाँ पर इलेक्शन नहीं होते हैं 1950 से लेके 1951 तक, उससे पहले ये बनती है इंडिया की पार्लियामेंट। और यहाँ से हमें समझ में आता है कि कैसे इंडिया जो है, और आज जो हमारी पार्लियामेंट चलती है, जिसके अंदर हमारे 2 हाउस हैं प्लस हमारे प्रेसिडेंट भी आते हैं। तो कौन कौन से 2 हाउस हैं हम देखेंगे, राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, लोकसभा जो कि लोअर हाउस है या हाउस ऑफ कॉमन्स है, और साथ में हमारे प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर एक साथ बनाते हैं पार्लियामेंट को, इंडियन पार्लियामेंट।
और यही पार्लियामेंट हमें मिलती है 1950 और 1951 के समय में, जब जाके हमें हमारा संविधान सबसे पहले मिलता है। लेकिन इस संविधान के मिलने से पहले अगर हम बात करें कि क्या औरतों के जो राइट्स थे वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिए गए, क्या उनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा? क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटिश के ऊपर या ब्रिटेन के अंदर तो ये 1970s तक ऐसा नहीं हुआ था कि वहाँ पे अडल्ट सफरेज सभी को मिल गई हो। जस्ट कुछ इन्फ्लुएंशियल जो पीपल होते थे उनको ही ये अधिकार था, खासकर इन द केस ऑफ वुमन। देखिए, जब हम आते हैं तो हमें पता है कि हमारे संविधान के अंदर चाहे औरतें हों या चाहे आदमी हो, दोनों को ही एक साथ वोट करने का अधिकार दे दिया गया था। तो ये अधिकार जबकि बहुत सारे डेवलप नेशन में उस समय तक नहीं था, तो इंडिया में ऐसे अधिकार के पीछे का कारण क्या रहा है, उन्हीं के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है कि कैसे जो एक फेमिनिस्ट मूवमेंट आया था संविधान के बनने से पहले, आज़ादी के मिलने से पहले, उन्होंने कितना बड़ा योगदान यहाँ पर निभाया है। तो सबसे पहले जो इंडिया की जर्नी है कि आज इंडिया 75th अपना रिपब्लिक डे बनाने वाला है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर पहले से भी आते हैं, जिनमें से हम देख पाएंगे कि कैसे सबसे पहले फ़ाइट फॉर सफरेज के लिए 1917 के अंदर बहुत सारा ऐसा डेलीगेशन ऑफ वुमेन था जिन्होंने लड़ाई की। 1917 में ही उन्होंने वुमेन्स को वोटिंग के अधिकार देने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर भी वो लगातार जुटी रही और उन्हीं की कारणों की वजह से 1925 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक एक्ट लेके आया जाता है, जो कि एक्ट यहाँ पर लाया गया था पासिस ऑफ द इन्फ्रेंचमेंट बिल 1925। और उसके बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पर आता है 1935 के नाम से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है हमारे लिए, तो उस एक्ट के अंदर भी हम देखते हैं कि जो वुमेन राइट था उसके अंदर पब्लिक ऑफिसेस के अंदर भी वुमेन को यहाँ पर बढ़ा दिया गया था कि वो पब्लिक ऑफिसेस में भी काम कर सकती हैं। और 1925 में उनको वोट करने का अधिकार मिल गया था, जो कि कुछ पर्टिकुलर या पढ़ी लिखी औरतों को ही मिलता था। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का क्या रोल रहा है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है वह 1927 में बनती है और इसका जो मेजर काम था वो यहाँ पर वुमेन की एजुकेशन से रिलेटेड था। इन्होंने मेजर सोशल रिफॉर्म्स में यहाँ पर बातें की, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को लेकर, जैसे कि जो कंसेंट होता है यहाँ पर एज ऑफ कंसेंट उसको बढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे का यहाँ पर नहीं होनी चाहिए शादी कि आप 10 साल की उम्र में किसी बच्चे की शादी करा रहे हो, ये गलत है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि कैसे यहाँ पर पॉलीगमी होती है, यानी कि एक ही आदमी की बहुत सारी वाइफ्स बन जाती हैं, या एक से अधिक शादियाँ एक इंसान, एक आदमी कर पाता है, एक मेल, तो ये भी एक फीमेल के अधिकारों के खिलाफ है। तो इन्होंने पॉलीगमी के ऊपर भी बैन लगाने की बात की और इन्होंने स्टैंड लिया कि कैसे जो वुमन का एमेनिस्पेशन है उसको रिलीजन ओरिएंटेड ना किया जाए, रेदर उसके ऊपर लीगल चार्जेस लगाए कि वुमन जो है, औरतें जो हैं, उनको भी ना कि धर्म के अनुसार चलाकर यहाँ पर कानून के अनुसार चलना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस यहाँ पर एक वुमेन चार्टर और वुमेन के अधिकारों की ड्यूटीज़ की यहाँ पर बात करता है, एक चार्टर लेकर आता है। जैसे हमारे इंडिया में भी क्या होता है, प्रियम्बल के अंदर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं, साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। ऐसा ही दोनों करके उस समय पे यहाँ पर वुमेंस राइट लेके आया गया और वुमेंस की ड्यूटीज़ लाई गई। ये आती है 1946 में। और ये जो चार्टर है ये यहाँ पर मांग कर रहा था कि कैसे औरतों को भी यहाँ पर बराबरी मिलनी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर हो या फिर वो ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन हो। जैसे कि यहाँ पे बात की गई कि कैसे डोमेस्टिक वर्क जो किया जाता है, यानी कि जो घरेलू काम किए जाते हैं किसी भी औरत के द्वारा, उनको भी इकोनॉमी के अंदर काउंट करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक तरीके से वहाँ पर काम करके आपके पैसे बचा रही हैं।
तो इसीलिए इन्होंने ऐसी मांगी की। इसके अलावा इन्होंने इनकी जो डिमांड थी वो ये कही कि देखिए औरतों को भी फ्रीडम ऑफ डाइवोर्स मिलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि कोई आदमी अगर तलाक लेना चाहे तो उसको आराम से मिल जाएगा, लेकिन जब एक औरत चाहती है डाइवोर्स लेना तो उसको नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से उनको आज़ादी होनी चाहिए। इसके अलावा उनको जो प्रॉपर्टी होती है यानी कि इनहेरिटेंस होता है उसके अंदर भी बराबरी के अधिकार दिए जाने चाहिए कि कैसे जो इनहेरिटेंस राइट्स होते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी है किसी के पिता की तो उसके तो 2 बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उन दोनों में ही जो ज़मीन है वो बराबर से बंटनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों की मांग यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे बहुत सारे और वुमेन से रिलेटेड यहाँ पर मूवमेंट्स चलाए गए। जैसे कुछ फेमिनिस्ट लीडर्स जो होती थी वो सेंसिटिव इश्यूज़ पे भी बात करती थी, जैसे कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन। यहाँ पर हमें पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाते समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक औरत भी थी। उनके अंदर हम देख पाएंगे राजकुमारी अमृता कौर को, और उनके साथ यहाँ पर बेगम अजीज़ भी थी, बेगम अजीज़ रासूल। ये दोनों औरतें ऐसी थी जो यहाँ पर वुमेंस को जब रिजर्वेशन मांग दिया जाता है रिलीजन के बेस पे यानी कि धर्म के आधार पर जब रिजर्वेशन की बात होती है तो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि धर्मों के बीच में कट्टरता और बढ़ेगी या जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोलती है, डट कर बोलती हैं कि कुछ जो प्रिविलेजेस हैं रिजर्वेशन से वो कम्युनल डिवीज़न पे नहीं मिलने चाहिए, कि आप मुसलमान हैं तो इसी वजह से आपको कुछ अधिकार एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, या फिर हिंदू हैं तो आपको ये प्रिविलेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहीं पर हमें समझ में आता है कि कैसे कुछ जो औरतें थी, कैसे कुछ जो वुमेन्स थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अहम रोल यहाँ पर निभाया है, खासकर जब हम बात करते हैं वुमेन के अधिकारों के। जैसे कि हम देख पाएंगे कि यहाँ पर राइट टू वोट है वो भी वुमेन्स की मूवमेंट्स की वजह से आकर मिलता है। अगर फिर हम चलते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या हिंदू कोड बिल जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बहुत ही मेहनत करके बहुत ज़्यादा ध्यान दे के लाते हैं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसको बोला जाता है, जिसमें औरतों को यहाँ पर बराबरी का अधिकार दिया जाता है इनहेरिटेंस के ऊपर। उसके अलावा जो सेक्युलर कैरेक्टर है हमारे संविधान का, कहीं ना कहीं उसकी भूमिका में भी हम देख पाते हैं कि राजकुमारी जो अमृता कौर हैं तथा जो बेगम अज़ाज़ रसूल हैं उन दोनों का योगदान भी बहुत है, क्योंकि वो इसी तरफ से चल रही हैं और कह रही हैं कि धर्म के आधार पे स्टेट को कोई भी यहाँ पर फ़ायदा किसी को भी नहीं पहुँचाना चाहिए। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि जो वुमन के राइट्स है, वुमन के अधिकारों की बात होती है तो उसकी जो एक तरीके से फाउंडेशन थी वो पहले ही जो फेमिनिस्ट फिगर्स सामने आई थी उन्होंने रख दी थी। और आज जब हम हमारे राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने नेशन की जर्नी को याद करने वाले हैं तो हमें आज याद करना चाहिए उनके जो उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया है, ऐसे सभी महिलाओं को, उनके जो फेमिनिस्ट थे उन सभी को धन्यवाद करना चाहिए कि वो सामने आई और उन्होंने डट कर अपनी बात रखने का हौसला दिखाया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि आया है एक्सप्लेन्ड पेज पे। ये आर्टिकल बात कर रहा है फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी को लेकर। कह रहा है कि कैसे ब्राइट आर्क ऑफ इंडिया फ्रांस टाइज, देखिए ये लिखा गया है सुभाजित रॉय के द्वारा और कहते हैं कि कैसे जो हमारे अब जो रिश्ते होने वाले हैं, हमारे जो पीएम है इंडिया के और प्रेसिडेंट है फ्रेंच के, इन दोनों के बीच में तथा दोनों देशों के जो संबंध है वो किस प्रकार से बहुत अच्छे होने वाले हैं। इनको बार बार क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि 1998 के अंदर जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे यानी कि फ्रांस के जो उस समय के राष्ट्रपति थे उनका नाम था जैक्वेस चिराक, और उन्होंने सबसे पहले एक यहाँ पर रिक्वेस्ट दिखाई या मैं बोलूँगी कि एक इच्छा व्यक्त की थी कि कैसे एक स्ट्रेटेजिक टाई दोनों देशों के बीच में बन जानी चाहिए। और इसी तरीके से फ्रांस ऐसा पहला देश बनता है जिसके साथ भारत एक स्ट्रेटेजिक टाई को यहाँ पर एस्टेब्लिश करता है।
इसके बाद हम देखेंगे कि फ्रांस इकलौती ऐसा देश था जो हमारे यहाँ पर 1976 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी और जब पूरे के पूरे जो वेस्टर्न नेशन थे वो इंडिया को यहाँ पर बुरा बता रहे थे, लेकिन उस समय पे भी फ्रांस यहाँ पर आते हैं हमारे चीफ गेस्ट बन के रिपब्लिक डे के ऊपर। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पर पहली बार आते हैं और दूसरी बार 1998 में फिर से आ जाते हैं, इनको बुलाया जाता है। तो इस तरीके से 1998 के दौरान भी जब इंडिया यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग करना चाहता था, तो जब वहाँ पर सभी देश, क्योंकि हमने जो यहाँ पर देखा है प्योरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर ट्रीटी को लेकर, उसके हिसाब से तो कोई भी देश अब न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता था, लेकिन क्योंकि इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी न्यूक्लियर पावर चाहिए थी और उसके अलावा खुद के डिफेंस के लिए भी न्यूक्लियर पावर चाहिए थी, तो इसी वजह से जब इंडिया एक करता है तो फ्रांस एक ऐसा देश होता है जो इंडिया का साथ देता है। आज भी हम देख पाएंगे कि कैसे जो फ्रांस है वो यूएस के यूएन के यूनाइटेड नेशंस की जो यहाँ पर जनरल असेंबली है, प्लस उसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर यहाँ पर इंडिया को एज अ परमानेंट मेंबर बनाने के साइड में रहता है, क्योंकि अगर इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर बन जाता है तो इंडिया के पास भी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर वीटो पावर होगी। और इसी तरीके से हम देख पाते हैं कि कैसे आज तक का जो रिश्ता बना हुआ है वो इतना अच्छा अभी तक बना हुआ है। जैसे अब की बार जो प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हैं एमेनुअल मैक्रोन, वो जयपुर में ऑलरेडी आ चुके थे कल, और आज 26 जनवरी के दिन वो हमारे चीफ गेस्ट बनकर हमारी जो परेड होने वाली है उस परेड को देखेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जब 75th रिपब्लिक डे होता है अब तक के फ्रांस से कितने सारे यहाँ पर प्रेसिडेंट आ चुके हैं। 6 बार ऐसा हो चुका है कि फ्रांस की तरफ से उनके राष्ट्रपति इंडिया के अंदर एज अ चीफ गेस्ट सम्मिलित हो चुके हैं हमारे रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस में। और हम देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ मेजर पिलर्स है कोऑपरेशन के, यानी कि जो सहभागिता निभाई जाती है वो बहुत सारे तरीक़ों में निभाई जाती है, जैसे कि डिफेंस के अंदर भी यहाँ पर सहभागिता देखने को मिलती है। इंडिया और फ्रेंच दोनों की पार्टनरशिप जो है वो बायलैटरल डिफेंस में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर हम लोग एनुअली डिफेंस मीटिंग रखते हैं, यानी कि क्या होता है हर साल को यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड डायलॉग किया जाता है, जिसमें जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं प्लस जो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो एक साथ सामने आते हैं और बातें करते हैं कैसे डिफेंस को और अच्छे से बढ़ाया जाए। इसके अलावा डीआरडीओ में एक ऑफिस भी यहाँ पर खोला गया था 2023 के अंदर, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन भी करेंगे, यानी कि डिफेंस के साथ साथ डिफेंस के अंदर कैसे टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाया जा सकता है। फिर हम देख पाएंगे कि कैसे दोनों देश जो है उनके अंदर स्पेस को लेकर भी यहाँ पर हम देखेंगे सहभागिता है, दोनों ही देश स्पेस में कुछ अच्छा कर रही हैं। 50 साल की जो दोस्ती है दोनों ही देशों के स्पेस एजेंसीज के बीच में वो भी यहाँ पर बेखूबी देखने को मिलती है, जैसे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी जो इसरो है प्लस जो फ्रेंच की यहाँ पर स्पेस एजेंसी है वो है सेंट्रल नेशनल ड्यूटीज स्पेक्टिकल्स। तो क्योंकि ई लगता है तो हम देख पाएंगे कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ में मेजर सप्लाईज करते हैं। किसी को भी अगर किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, अगर वो इसरो के पास है और फ्रांस को ज़रूरत है तो हम उनको दे देते हैं, और ऐसे ही अगर फ्रांस को ज़रूरत है फ्रांस के पास है और इंडिया को उसकी ज़रूरत है तो इंडिया के पास में फ्रांस भी उसको भेज देता है। तो इसी प्रकार से दोनों देशों में हम देख पाएंगे कि कैसे एक तरीके से स्पेस में भी दोनों देश एक दूसरे की कोऑपरेशन करके मदद करते हैं। फिर हम देखते हैं सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पीएम यहाँ पर पेरिस में जाते हैं जुलाई 2023 में, तो दोनों ही देशों में चाहे हम देखें कि कैसे पेरिस के अंदर जो कि फ्रांस की राजधानी भी है उसके अंदर डिस्कशन किया जाता है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, और इसी में दोनों ही देशों बोलते हैं कि कैसे प्रोग्रेस है वो हालांकि थोड़ी सी स्लो है लेकिन अभी भी इस पे हम काम करेंगे। और इसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर
रिएक्टर्स और जो एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर काम किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट था ये 2008 के अंदर साइन किया गया था और दोनों ही देश इस पर मिलकर बखूबी काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक रिश्ते भी इंडिया और यहाँ पर हम देख पाएंगे फ्रांस के काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि 2023 और 2024 तक का अगर हम देखें तो हम देख पाएंगे कि कैसे अगस्त 2023 तक इंडिया का जो फ्रांस के अंदर एक्सपोर्ट किया गया था, यानी कि हमने जो चीज़ें हमारे यहाँ से भेजी थी वो लगभग $3.06 बिलियन की थी और जो फ्रांस ने हमें यहाँ पर भेजा था वो लगभग $2.36 बिलियन का था। यानी कि इंडिया इसमें ट्रेड सरप्लस है, हमारे लिए कोई नुकसान वाली बात है भी नहीं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ट्रेड होता भी है उसमें मेन जो चीज़ें होती हैं वो इंजीनियर गुड्स की होती हैं या फिर पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भेजा जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया बहुत ही एडवांस है उन चीज़ों में तो उनको भेजता है। फिर डिजिटल कॉपरेशन भी देखने को मिलती है, जैसे कि जुलाई 2023 के अंदर ही हम देखते हैं कि कैसे यूपीआई को सबसे पहले आईफिल टावर के ऊपर से लॉन्च किया गया फ्रांस के अंदर। यानी कि जो भी इंडियन विजिटर फ्रांस में जाते हैं या फिर एनआरआईज जाते हैं या फिर यहाँ पर यूरोपियन मल्टीनेशनल सर्विस के तहत पे वो क्या कर पाएंगे, अपना जो यूपीआई है उसके वहाँ से मदद से भी पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से जो विजिटर्स जा रहे हैं उनके विजिट को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए दोनों कंट्रियाँ ही एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर रही हैं। इसके अलावा एजुकेशन में भी हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है, जैसे कि एक इंडो फ्रेंच कैंपस ऑफ हेल्थ यहाँ पर खोला गया था जून 2022 के अंदर, जो कि हम देख पाते हैं कि कैसे ग्रीस के अंदर खोला गया था, जिसमें डबल डिग्रीज दी जाती हैं कि अगर आपको फ्रांस में जाना है तो फ्रांस के अंदर भी वो डिग्री मान्य होगी, या फिर हम देखेंगे कि अगर इंडिया में रहना है तो इंडिया के अंदर भी वो डिग्रीज मान्य रखेंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर कम्युनिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं फ्रांस के मेनलैंड में तो वहाँ पर लगभग 1,90,000 इंडियंस ऐसे हैं जो एनआरआईज भी हैं या फिर ऐसे मेंबर्स रह चुके हैं जो पहले फ्रांस की कॉलोनीज़ होती थी, जैसे कि पुदुचेरी, कराईकाल, यमन। तो इस तरीके से माहे जैसी जगहों पे जो कि तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब के अंदर थी, वहाँ से लोग फ्रांस में जाकर रहते हैं। और सबसे बड़ा जो कॉपरेशन अलग से दिखाई देता है वो भाग निभाता है टूरिज़्म के अंदर, कि कैसे लगभग 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो फ्रांस से इंडिया में आए थे 2022 के अंदर, और लगभग 7 लाख लोग ऐसे हैं जो इंडिया से फ्रांस में टूरिज़्म के लिए गए थे, सैर करने के लिए गए थे। और इसी तरीके से इंटरनेशनल फोरा पे भी हमेशा दोनों ही देश जो हैं वो एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तो दोनों की कोऑपरेशन हमें बहुत ही अच्छे से दिखाई देती है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या है हमारे जनवरी 26, 1950 को जब हम यहाँ पर रिपब्लिक डे मना रहे हैं। तो पहला जो रिपब्लिक डे था वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, और इस समय पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस समय पे राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनको यहाँ पर उनके सामने जो इस समय पे यहाँ पर जाना जाता है एज अ स्टेडियम के नाम से, जो कि है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, उस समय पे उनको बोला जाता था इरविन एम्फी थिएटर, जो कि पुराना किला जो दिल्ली में है उसके पीछे था। और उसमें ये परेड सबसे पहली बार करवाई गई थी। समय पे ये जो परेड जो होती थी मिलिट्री की, ये मिलिट्री की परेड पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा भी करवाई जाती थी, लेकिन ऐसा माना जाता था कि ये जो परेड करवा रहे हैं वो परेड जो होगी वो यहाँ पे ब्रिटिश डोमिनियंस को दिखाती हैं। लेकिन ये जो हम अपनी मिलिट्री की परेड करवाते हैं उसका ये मानना होता है कि हम दिखा रहे हैं इंडिया खुद में कितना सॉवरन है, यानी कि इंडिया के ऊपर कभी किसी का कोई हक नहीं है। अब वो खुद से स्वतंत्र भी है और वो खुद में सॉवरन भी है। यही यहाँ पर हमारी हिस्ट्री थी। अब हम चलते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के ऊपर, जहाँ पे हमारा पहला ही आर्टिकल है वो बात कर रहा है रिक्लेमिंग द रिपब्लिक एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अरुणा राय जो कि इनकी ऑथर है, उन्होंने को ऑथर किया है यहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट है उनके साथ इसको मिलके, जिनका नाम निखिल देव है। और इस आर्टिकल को लिखते टाइम ये बताते हैं कि कैसे इंडिया जो है वो अभी अपने 75th ईयर ऑफ रिपब्लिक में यहाँ पर आ रहा है।
है। और हमें इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि कैसे हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारी फाउंडेशंस की बात की गई है। कौन कौन सी वो फाउंडेशंस है, जैसे कि सेक्युलरिज्म, यानी कि कोई भी स्टेट के साथ हम किसी भी धर्म के साथ नहीं है, हम सभी धर्मों की एक तरीके से बराबर से इज्जत करते हैं। उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ही डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नताओं के अंदर अगर आपको काम करना है तो मल्टी डायमेंशनल होकर काम करना होगा। आप एक ही डायमेंशन से सोच नहीं सकते हो। इसके अलावा टॉलरेंट सोसाइटी, यानी कि कभी कभी कोई चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं लेकिन फिर भी क्योंकि वो समाज के लिए अच्छी हैं तो उसको टॉलरेंट करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट बनने की यहाँ पर हमेशा बातें की गई हैं। तो यही काम है कि कैसे हमें हमारा जो कल्चर है उसको और भी ज़्यादा प्रमोट भी करना है, उसको बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है। और इसी तरीके से जो आर्टिकल है सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय द्वारा, वो किस तरीके से जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गुण हैं उनको यहाँ पर इंडोर कर रही हैं और कह रही हैं कि नेशन की डाइवर्स और प्लूरल हमारा जो कैरेक्टर है उसको बरकरार रखने के लिए संविधान के मूल्यों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वता देनी चाहिए। सबसे पहले बोलते हैं कि यहाँ पर सोशलिस्ट जो है वो क्या बोल रही हैं, वो कह रही हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर हमें डाइवर्सिटी जो है उनको इंश्राइन करना चाहिए। यानी कि हमें पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है और हमें ये भी पता है कि ये जो डाइवर्सिटी थी इसके बारे में संविधान निर्माताओं को भी पता था, लेकिन जब उन्होंने संविधान को बनाया था तो उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया था कि हमारा जो कल्चर है उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन है और हमारी जो लाइफ की चॉइसेस है वो भी बहुत सारी हैं। कोई किसी तरीके से जीवन जीना चाहता है, कोई दूसरे तरीके से जीवन जीना चाहता है, और इन्हीं वजह से क्योंकि हम एक अच्छा समाज बनना चाहते हैं तो हमें सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस भी लानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ सॉलिडेरिटी, यानी एक साथ में आप खड़े हुए हैं और माइंडफुल होके, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मल्टीकल्चरल सोसाइटी होने के नाते आपको बहुत ही सोचकर समझदारी के साथ उन प्रॉब्लम्स का समाधान निकालना चाहिए। इसके अलावा हम देख पाते हैं कि कैसे मल्टी डायमेंशनलिटी की बातें की गई हैं। यहाँ पर ऑथर बोलती हैं कि देखिए ये जो कंसर्न है कि इंडिया की प्लूरिस्ट जो सोसाइटी है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। यानी कि इंडिया की सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम देखेंगे परिवर्तन लाया जा रहा है, और क्योंकि इसको थोड़ा सा सिंगल डायमेंशन कल्चर की तरफ भेजा जा रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडिशंस भी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल देखने को मिलते हैं। तो इसी ड्राइव में जो सेंट्रलाइजेशन होता है या फिर जो होमोनाइजेशन किया जा रहा है यहाँ पर इंडिया की इतने बड़े डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, वो तो गलत है। तो यहाँ पर किसी भी धर्म के साथ ना होते हुए सभी धर्मों का, सभी सोसाइटी के जो कैरेक्टर है उनका यहाँ पर सम्मान किया जाना चाहिए। हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे हमारा जो संविधान है वो तो बिल्कुल अलग है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है हिंदू राष्ट्र जैसे शब्दों से। तो जो ये आइडिया है हिंदू राष्ट्र का उसको भी यहाँ पर ऑथर काफ़ी बुरे तरीके से दिखाती हैं। वो कहती हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो क्यों ना हमारे संविधान निर्माता पाकिस्तान की तरह शुरुआत में ही हिंदू धर्म को अपना लेते, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला था, हमारे जो संविधान है उनका ओरिजिनल विजन यहाँ पर है कि हमारे पूरी की पूरी कोई भी सिंगल आइडेंटिटी नहीं होगी स्टेट की, रहता जितनी भी हमारी जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर हमारी कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं होगी। स्टेट जो होगा, हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो नेगेटिव प्रकार का है, यानी कि स्टेट जो है वो बिल्कुल दूर रहेगा। और इसके अलावा हाँ, अगर कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत इंटरवीन कर सकता है, लेकिन कोई भी स्टेट का खुद का यहाँ पर भाग्य नहीं होगा, कोई भी स्टेट का खुद का यहाँ पर नहीं देख पाएंगे हम कि कोई धर्म है। तो इसी वजह से सभी को यहाँ पर डेमोक्रेटिक फ्रीडम को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हमेशा से सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे संविधान के बेसिक फीचर्स में भी आता है। तो सेक्युलरिज्म को यहाँ पर मानना चाहिए।
और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि सोसाइटी के अंदर फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टॉलरेंस को लेकर, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंस बढ़ रही है। टॉलरेंस क्या होता है? कभी कभी आप लोगों का मन नहीं करता है किसी चीज़ को पसंद करने का, लेकिन फिर भी आपको उसे टॉलरेंस करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए। तो जो सहन शक्ति होती है उसको टॉलरेंस बोला जाता है, और इसी वजह से समाज के अंदर टॉलरेंस की या सहन शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे समाज में इतने सारे रिलीजन एक्सप्रेशंस हैं, और उन्हीं के कारण में यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कैसे समाज के अंदर असहन शक्ति आ जाती है, बहुत सारे लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ के आज के दिन पे सभी लोगों को हमारे जो धार्मिक अंतर है उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, और हमारी जो हिस्टोरिकल रिचनेस है उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि जो हमारी यूनिक पोजीशन है इंडिया जो कि जाना जाता है उसकी सहन शक्ति के लिए, उसकी वैल्यूज़ के लिए, शांति के लिए, उसको हम ग्लोबल स्टेज के ऊपर बरकरार रख पाए। और यही पूरे आर्टिकल का बोलना भी था। फिर मैं बोलूँगी कि कैसे हमारा जो संविधान है वो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कंट्री का, चाहे वो कल्चर के हिसाब से हो, चाहे सोसाइटी के हिसाब से हो, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए ज़रा चलते हैं हम संविधान की तरफ। देखिए संविधान में कैसे हमारे पास एग्जाम्पल है मल्टीपल लैंग्वेजेस का, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में बहुत विभिन्नताएँ हैं, और उन्हीं विभिन्नताओं की वजह से हमारे संविधान का जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर हम देख पाएंगे कि 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको यहाँ पर एज ए नेशनल जो हमारी लैंग्वेज होती है उनके तरीके से बरकरार रखा गया है। और वो कहते हैं कि भारत के अंदर इसकी खुद की कोई ऐसे ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो अलग होगी, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन इसके अलावा भी भारत के अंदर जो ये सारी भाषाएं हैं वो एक तरीके से भारत की भाषाएं हैं जो कि भारत के अंदर बोली जाती हैं। उसके अलावा हम देख पाएंगे माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की जाती है। संविधान के अंदर बहुत सारे स्पेशल प्रोविज़न है, चाहे वो कल्चरल राइट से लेकर हो या फिर एजुकेशनल राइट से लेकर हो, दोनों ही जगह पे हम देख पाते हैं, रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, सबकी यहाँ पर प्रोटेक्शन करने की जो जिम्मेदारी है वो संविधान ने अपने कंधों पर ले रखी है। और यही एक कारण है कि संविधान किस तरीके से गारंटी करता है कि वो हर धर्म, हर भाषा के समूह जो हैं जो कि लिंग माइनॉरिटी में है उनको यहाँ पर उनके खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की चॉइस देता है, जो कि उनका फंडामेंटल अधिकार भी है। वो खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, प्लस उनको यहाँ पर प्रशासन भी कर सकते हैं, यानी कि एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। और यही है कि कैसे जो हमारा संविधान है वो एक तरीके से हमारे खुद के यूनिक कल्चर को प्रिजर्व करना चाहता है, बचाना चाहता है, और यही इसका एक कारण है इसको लेने का। फिर सेक्युलरिज्म के ऊपर तो हम पहले ही बातें कर चुकी हैं, और उसके अलावा हमारा फेडरल कैरेक्टर, हमें पता है हमारे संविधान के अंदर हमारा जो पावर्स है, जो भी यहाँ पर शक्तियाँ हैं वो स्टेट और सेंटर दोनों के साथ बटी हुई हैं। और जो 7th शेड्यूल है संविधान का उसमें भी हम देख पाते हैं कि कैसे जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर भी अलग अलग शक्तियों को यहाँ पर बांटा गया है। और वो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि कौन से ऐसे कानून हैं जिनके ऊपर सेंटर यहाँ पर कानून बना सकता है, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर जो शक्तियाँ हैं वो स्टेट के हाथों में होंगी। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर क्योंकि हमारा सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए तो फेडरल कैरेक्टर को बनाया गया है। इवन गांधी जी भी ऐसा ही बोलते थे कि हमेशा डाउन टू टॉप जाओ, कि खुद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर डाउन से करते जाए, विलेज लेवल से करते जाए। फिर हम देखते हैं कि हमारे नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई हैं, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमेशा इक्वलिटी बिफोर लॉ होती है, यानी कि कानून के सामने हर कोई भी चाहे क्यों ना हो उनको समान नज़रों से ही देखा जाएगा। यहाँ पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दी गई है, प्लस पीसफुल असेंबली बनाने का अधिकार भी दिया गया है। और ये जो अधिकार है वो सभी सिटीजन जो इंडिया के हैं उनको दिए जाते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है या उनका जेंडर क्या है। तो इसी तरीके से हम देख पाते हैं कि इनका सबका एम क्या है। सारी चीज़ें हमें दिखा रही हैं कि कैसे भारत के अंदर यूनिटी, इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड फ्रेटर्निटी, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए ही एक तरीके से जितने कल्चरल फैब्रिक है बहुत सारे, उनको एक साथ पिरोया जा रहा है संविधान के अंदर। तो एट द एंड इस आर्टिकल से हमें सीख मिलती है कि कैसे इंडिया जब अपना 75th ईयर ऑफ रिपब्लिक अब सेलिब्रेट करने जा रहा है, उस समय पे उनको यहाँ पे उनके जो सिटीजन्स हैं उनको अपनी खुद की वैल्यूज़ को दोबारा से रीअफर्म करना चाहिए, और जो हमारी अर्जेंसी है, हमारे जो ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, उनको जो हम चाहते हैं कि हमारा जो समाज हो वो यूनाइटेड हो, एक साथ मिला हो, लेकिन साथ में प्लूरल भी हो, यानी कि सभी जो अलग अलग मानते हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उनके साथ भी अड़े रहे, और हर सिटीजन को यहाँ पर उनकी यूनिक आइडेंटिटी के लिए कोई भी परेशान ना करे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा इकोनॉमिक साइड से है। इसमें पूछा गया है कि हैज़ द इकोनॉमी इम्प्रूव्ड इन एनडीए सेकेंड टर्म, यानी कि इकोनॉमिक जो आर्टिकल हमारा डिस्कशन कर रहा है वो कर रहा है कि जो सेकेंड टर्म आई है बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट की, उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या रही है। और इसी में कुछ कंजर्वेशन रिवॉल्व्स होते हैं, कुछ सवाल उठाए जाते हैं कन्वर्सेशन के अंदर। हम देख पाएंगे कि कैसे जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई गई थी या फिर रिफॉर्म्स लाए गए थे ताकि कंट्री की इकोनॉमिक में इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्या वो सच में इम्प्रूवमेंट लेकर आए भी हैं या नहीं लेकर आए हैं, उन्हीं के ऊपर यहाँ पर इसी चीज़ का एनालिसिस किया गया है। डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव और जे. विजय यहाँ पर दोनों ही इस आर्टिकल को लिखते हैं, और वो आर्टिकल को लिखते टाइम बल्कि यहाँ पर एक इंटरव्यू किया जा रहा है डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव के टाइम, और उन्हीं के इंटरव्यू को एज अ आर्टिकल के फॉर्म में छापा गया है। तो वो बताते हैं कि कैसे 2019 के बाद में जब जीएसटी आता है या फिर कॉरपोरेट टैक्स रिफॉर्म्स किए जाते हैं, कभी डिमोनेटाइजेशन भी देखने को मिला और फिर कोविड-19 की पेंडेमिक भी आ गई। तो इन सभी की चीज़ों का इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिला। तो सबसे पहले हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर बात होती है फिस्कल डिप की, कि कैसे हम लोग एक तरीके से फिस्कल डिप लेकर आ गए थे कोविड-19 की वजह से, और उसके बाद हम लोगों ने कैसे एक बहुत ही अच्छी रैपिड रिकवरी की थी, यानी कि बहुत तेज़ी से दोबारा से हमारी जो इकोनॉमी है वो वापस दिखाई देने लगी। चलिए चलकर अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। इंडिया जो 2019 में एक वीक फिस्कल सिचुएशन में आ गया था, क्योंकि बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली जीएसटी के अंदर। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टैक्स यहाँ पर दिया जाता है उसमें भी इरोजन देखने को मिल रहा था, क्योंकि कुछ कॉरपोरेट ऐसी थी जो टैक्स के अंदर यहाँ पर टैक्स नहीं भरना चाहती थी, और उन्हीं कारणों की वजह से इनकम टैक्स रिफॉर्म्स भी लाया गया था। हालांकि हम लोग कोविड-19 के फेज़ में बहुत ही वनरेबल स्टेट में थे, लेकिन फिर भी कंट्री बहुत ही स्पीड से वापस आती है और अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा लेती है। 2022 में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि 8.7% से ज़्यादा हमारी जीडीपी ग्रोथ रही, और 2024 के लिए भी 7.3% तक का डाटा अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऐसी उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं। फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि ठीक है, उसके बाद हमारा जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसका क्या प्रोजेक्ट रहा, यहाँ पर उसका क्या इम्पैक्ट निकल कर आया। तो हमें पता है डीमोनेटाइजेशन का क्या मतलब है, यानी कि जो पहले पैसे चल रहे थे उनको एक समय के बाद में लीगल टेंडर से हटा दिया गया। और लीगल टेंडर क्या होता है, हम इकनॉमी में जाकर समझेंगे कि लीगल टेंडर होने के लिए दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ें तो कि वो कोई फियाट मनी हो, और दूसरी चीज़ें कि वो एक तरीके से सभी के द्वारा एक्सेप्ट की गई हो या फिर इशू की गई हो यहाँ पे किसी गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम देख पाएंगे फियाट मनी का भी यही मतलब होता है कि उसको कोई भी नकारे ना, और अगर कोई भी पैसा लीगल टेंडर बन जाता है किसी कंट्री के अंदर में, तो हम ये भी समझ पाते हैं कि अगर वो लीगल टेंडर है तो उसको देश भर में लेने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता है। लेकिन क्या आपके जो
पुराने 1000 और 500 के नोट हैं, क्या उनको देश में कोई लेना चाहेगा? नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब वो कंट्री के अंदर लीगल टेंडर नहीं माने जा रहे हैं। यानी कि अब उनको जो इशू करने वाली गवर्नमेंट थी, उन्होंने ही उनको नॉन इशू कर दिया है, डी इशू कर दिया है। तो इसी कारण की वजह से हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन का जो एक भरोसा दिखाया गया था कि उसकी वजह से इकोनॉमी पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा या काला धन जो है वो वापस आ जाएगा, लेकिन इसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई। उसके बाद में जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिली और इन सब से निकले ही तभी यहाँ पर कोविड-19 भी आ गया, जो कि एक एडिशनल शॉक की तरह काम कर रहा था। खासकर जब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की, यानी कि जो सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है, उनके ऊपर इसने बहुत प्रभाव डाला। और जब यहाँ पर इंक्रीज़ होता है जीडीपी के नंबर्स में, वैसे तो जीडीपी के नंबर काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी जो सस्टेनेबिलिटी थी, खासकर हाई रेट्स हो रहे थे जो रिकवरी के अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ से, वो भी यहाँ पर देखने को मिले कि कैसे जो रिकवरी थी उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर निकल कर आ रहा था। फिर कुछ समस्याएं और आई, जैसे कि यहाँ पर जीएसटी काउंसिल्स को लेकर कुछ इश्यूज़ हुए। कैसे जो जीएसटी काउंसिल है उसके ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज है, यानी कि सेंटर के हाथ में ज़्यादा पावर है कि वो किस स्टेट को कितना पैसा देंगी। और इसी वजह से जो एक तरीके का यहाँ पर जो पहले स्टेट के पास ऑटोनॉमी होती थी, खुद के जो टैक्स होता था वो खुद कलेक्ट करती थी, इसके अलावा वो खुद ही खर्च करती थी, वो ऑटोनॉमी यहाँ पर छीन ली गई। और इसी वजह से बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाती हैं, कहती हैं कि अब सही समय है कि जीएसटी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं, सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत देखने को मिल रही है। और आगे बढ़कर अगर हम चलते हैं तो हम देख पाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड के ऊपर भी सवाल उठाया गया, क्योंकि लोग यहाँ पर रहते हैं। और इंडिया के अंदर जब हम पोजीशनिंग को देखते हैं तो हम देख पाएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, यानी कि बेरोज़गारी का जो रेट है, वो इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी की वजह से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी इनकम जनरेशन में बढ़ाया गया है ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी ग्रोथ हो सके। लेकिन इन सब के होते हुए भी जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए या फिर जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया की ज़रूरत है उतना तो नहीं हो पाया है। मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स जो है उनको क्रिएट किया जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर्स में, यानी कि यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कैसे सोशल सिक्योरिटी के कहीं ना कहीं प्रोटेक्शंस की कमी दिखाई दे रही है। और एग्रीकल्चर सेक्टर हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि हम देख पाएंगे कोविड-19 में भी कि सप्लाई चेन जब सब कुछ शॉक में था, उस समय पे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर ने बहुत साथ दिया। लेकिन आज के समय पे कहीं ना कहीं हम देखेंगे वेदर, एक्सट्रीम वेदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे जो प्राइजेस हैं वो भी फ्लैक्चुएट होते रहते हैं और एवरेज जो ग्रोथ रेट है वो केवल 3% की दिखाई दे रही है। और हम फिर से देखते हैं कि अभी तक एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा किया गया था, लेकिन फ्यूचर जो है वो दिखाई दे रहा है कि कैसे फ्यूचर इंडस्ट्री की तरफ जाने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल जाती है। और इसी वजह से कन्वर्सेशन जो होती है, ये दोनों इंटरव्यू के अंदर जब बातें करते हैं तो समझ में आता है कि एनडीए गवर्नमेंट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ नहीं देखने को मिली, जीडीपी ग्रोथ तो देखने को मिलती है। उसके अलावा ग्रोथ के साथ साथ हम डिजिटाइजेशन भी देखते हैं इकोनॉमी के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं सामने रही, जैसे कि हाई एम्प्लॉयमेंट रेट्स, सेंटर स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिले। और यहाँ पर कितनी ज़्यादा ज़रूरत है जीएसटी रिफॉर्म्स को लाने की, ताकि जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है वाई देयर इज़ नो स्नो फॉल इन कश्मीर, क्यों अभी भी कश्मीर के अंदर यहाँ पर स्नो नहीं हो रही है।
इस साल का अगर अंदाज़ा लगाए तो पता चलता है कि 99.7% तक जितनी यहाँ पर बर्फ़बारी होनी चाहिए थी उसमें कमी देखने को मिली है। और हम देख पाएंगे कि जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे रीजन है कश्मीर के अंदर जहाँ पे अभी तक स्नो के ब्लैंकेट हो जाने चाहिए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में अभी तक वहाँ पर स्नो बिल्कुल ही नहीं गिरी है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे क्या क्या कारण रहे जिन कारणों की वजह से जो ये वेदर पैटर्न है वो इतना ज़्यादा अनयूजुअल दिखाई दिया। और कुछ भी ऐसे फिनोमिनाज देखे जैसे कि फ्लैश फ्लड्स और एक्सट्रीम फोग, इन सारी चीज़ों के पीछे क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इतनी ज़्यादा कमी क्यों दिखाई दी है स्नोफॉल के अंदर, यानी कि जो बर्फ़बारी होती है वो इतना कम इस साल क्यों थी। तो देखने को पता चलता है कि वैसे तो दिसंबर के अंदर बहुत ही लो टेम्परेचर देखने को मिला, खासकर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, और जो जितनी भी नॉर्दर्न यहाँ पर इंडिया की बातें हो रही हैं उन सभी पर आज तक इतना शायद नहीं देखने को मिला था, लेकिन फिर भी स्नोफॉल नहीं हुआ। और इसका प्राइमरी कारण है कि क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अंदर भी कमी आने को मिली है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती हैं, हमें पता है कि मेडिटेरियन जो है वो एक सी है, मेडिटेरियन सी यहाँ पर ऊपर यूरोप है और नीचे अफ्रीका है, और इन दोनों के बीच में आता है। और इस मेडिटेरियन सी के ऊपर से जब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इसमें कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो यहाँ पर तूफान आते हैं, चीज़ें बनती हैं, वो हवा में आती आती इंडिया की तरफ आ जाती हैं। और क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है, क्योंकि ये सी से हवाएं उठी हैं, तो अपने साथ यहाँ पर नमी लेकर उठती हैं। जब वो नमी लेकर इंडिया के पास आएंगी तो क्योंकि जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, यानी कि 0 डिग्री या 0 डिग्री से भी कम हो जाएगा, तो जब वो उसको रेन करेंगी तो वो रेन में यहाँ पर ऐसा स्नो की तरह पड़ेगा, ना कि वाटर की तरह। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस कम हुई है, क्योंकि यहाँ से जो ये फॉर्म है ये कम उठा है, तो इसी वजह से जो हवा अभी इंडिया में गूंज रही है उस हवा के अंदर नमी है ही नहीं, और नमी नहीं है तो स्नोफॉल भी नहीं है। हालांकि ठंड तो बहुत है, 0 डिग्री से भी कम हमें देखने को मिली जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन नमी ना होने की वजह से स्नोफॉल नहीं हो पा रही है। रेदर जो ठंड है वो एयरोसोल के साथ मिलकर फोग बना दे रही है, यानी कि कोहरा ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके कुछ और इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि अब की बार हमें जो जेट स्ट्रीम होती है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दी, और एल नीनो कंडीशन भी दिखाई देती हैं। अब एल नीनो कंडीशंस क्या होती हैं, हमें पता है कि पैसिफिक सी है हमारे आसपास, क्योंकि पैसिफिक सी जो होता है वो होता है यूएसए के बीच में और इंडिया की तरफ से। तो जब हम पैसिफिक सी में देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हम देख पाएंगे कैसे पैसिफिक सी के अंदर जब वहाँ से हवाएं उठती हैं तो वो लोग नॉर्दर्न साइड में आती हैं और इंडिया की तरफ आकर इंडिया के नॉर्दर्न साइड में बरस जाती हैं, और फिर यहीं से वो वेस्टर्न साइड में जाके नॉर्दर्न साइड पे भी जाएंगी और सदर्न साइड पे भी जाएंगी। लेकिन जब कभी कभी ये जेट जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है तो वो इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से जो इंडिया में रेनफॉल होना चाहिए था, जो नमी आनी चाहिए थी हवा में, वो नमी फिर से नहीं आ पाती है। और जब हवाएं बहुत ज़्यादा सूखी हैं तो फिर उनके अंदर वाटर ही नहीं है, तो फिर स्नो में कन्वर्ट कैसे होंगी। तो यही कारण है जिसकी वजह से अब की बार जो स्नोफॉल है कश्मीर में वो बहुत कम दिखाई दी। फिर कुछ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने एक बहुत ही अहम रोल निभाया है जब रेनफॉल की बात आती है नॉर्दर्न इंडिया में, और ख़ासकर जो एल नीनो की कंडीशन हुई है, यानी कि जो ओशन है उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा वार्म नहीं हो पाया कि वहाँ से हवाएं ऊपर जाएं और ऊपर की तरफ जाते हुए स्ट्रॉन्गली इंडिया तक पहुँच पाएँ। तो इन्हीं कारणों की वजह से हम देख पाएंगे कि कैसे जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो भी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, खासकर हाई एल्टीट्यूड की विंड्स जो कि बहुत ऊपर से जाती हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पर जो वेदर के पैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिला।
फिर एक बात पूछी गई है कि फ्लैश फ्लड क्यों देखने को मिल रही है, खासकर जो अभी उत्तराखंड के अंदर है, और फ्लैश फ्लड्स होती क्या है। देखिए फ्लैश फ्लड्स जो कि नाम से ही दिखाई दे रहा है, यानी कि फ्लैश एक बार दिखेंगी और फिर गायब हो जाएंगी। और फ्लड जो होती है वो क्या होती है, बाढ़, यानी कि ऐसी स्पीड से बाढ़ आएगी और फिर स्पीड से चली जाएगी, तो इसी को बोला जाता है फ्लैश फ्लड। अब यहाँ पर लिंक किया जा रहा है कि कोहरे के साथ में और फ्लैश फ्लड जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अब की बार जो स्नोफॉल है वो बहुत कम हुई है, और ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा फरवरी और मार्च के अंदर। और अब की बार क्योंकि वो दिसंबर और जनवरी में नहीं हुआ और फरवरी और मार्च में होगा, तो इस वजह से क्योंकि फरवरी और मार्च में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो तो 0 डिग्री नहीं होता, जबकि अगर 0 डिग्री होगा तो स्नोफॉल हो जाएगी, लेकिन अगर 0 डिग्री नहीं है तो अब क्या होगा, अब बादल बनकर उनमें से जो रेन होगी वो कैसी होगी, पानी के रूप में होगी। और इन्हीं कारणों की वजह से जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का रीजन है उसके अंदर क्योंकि पानी बहकर कहाँ पर जाएगा, नदियों से होता हुआ चला जाएगा हिमाचल नीचे की तरफ और उत्तराखंड की तरफ, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आ सकती हैं, ज़्यादा पानी आ सकता है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो फोग की बात करें तो क्योंकि फोग में है उसमें भी मॉइस्चर ज़्यादा है, प्लस उसमें एरोसोल जो होते हैं उनका लोड भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसी वजह से जो नॉर्थ वेस्ट इस इंडिया है उसके ऊपर भी हम देख पाएंगे कि बहुत सारी कोल्ड वेव्स देखने को मिलेंगी, यानी कि जो प्लेन्स के एरिया हैं वहाँ पर भी कोल्ड वेव्स आएंगी। तो ये सभी कारण अभी तक सब बताए गए हैं, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम बढ़ जाते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है द फाइनर टच व्हेन आर्टिफिशियल स्किन मोर सेंसिटिव देन ओरिजिनल। एक स्टडी की गई है और उस स्टडी में ये जो रिसर्चर हैं ग्रेस यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये यूनिवर्सिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, और ये ऑस्ट्रेलिया नामक जगह पर स्टडी में रिसर्च में ये पाया गया कि कैसे उन्होंने जो ये हाथ बनाया है, आप ज़रा इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो हाथ है ये असली हाथ नहीं है, बल्कि ये एक आर्टिफिशियल हाथ है। और आर्टिफिशियल होने के बावजूद भी इसमें जो सेंसिटिविटी है, यानी कि जो हमारी स्किन होती है, जैसे हमारी स्किन काम करती है, ज़्यादा ठंड हो या ज़्यादा गर्मी हो वो बहुत अच्छे से उसको पहचान लेती है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहती है। इसके अलावा हम देख पाएंगे कि कैसे टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर ह्यूमन की जो स्किन होती है वो मॉइस्चर को भी समझती है और प्रेशर को भी समझती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर आर्टिफिशियल स्किन के अंदर भी देने की कोशिश की गई, और ये जो आर्टिफिशियल स्किन है अब इसको स्मार्ट स्किन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये जो स्किन है ये उसमें पूर्ण हो भी गई है, यानी कि ये जो स्किन है इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए हैं, और ये केवल 0.06 मिलीमीटर की ही है मोटाई में, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसके जो प्रेशर्स हैं, इसके जो सेंसिंग यहाँ पर लगाए गए हैं वो टेम्परेचर को भी यहाँ पर सेंस कर सकते हैं, मॉइस्चर को भी और टेम्परेचर को भी बिल्कुल मिमिक कर देंगे। और इसके अंदर लगभग यहाँ पर 2000 अलग अलग लेवल के यहाँ पर सेंसर्स लगाए गए हैं। और ये जो ह्यूमन काउंटर पार्ट है, यानी कि हमारी जो खुद की स्किन होती है उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि उससे भी ज़्यादा चीज़ों को ये सहन कर सकती है और यहाँ पर जांच सकती है। फिर हम देखेंगे कि इसी के अंदर क्या किया गया है कि एक बायो कंपेटेबिलिटी लाई गई है, यानी कि ये जो मटेरियल यूज़ किया है वो सस्टेनेबली मटेरियल यूज़ किया गया है, सस्टेन हो सकता है। इसको जो सेंसर्स को बनाने में भी मटेरियल का इस्तेमाल किया है वो भी बायो कंपेटेबल है, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक फ्यूचर की जो बायोमेडिकल एप्लीकेशन है उनके लिए भी दरवाजे खोल रही है। और जो मटेरियल है उसका नाम है पाइजो इलेक्ट्रिक। पाइजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होने वाला है वो एक इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर जनरेट करता है, और ये करंट पूरी की पूरी हमारी जो स्किन है उसके अंदर से चला जाता है। और जब ये करंट स्किन के अंदर से जाएगा तो स्किन को पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर टेम्परेचर घट रहा है।
ये सारी की सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। और यहाँ पर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी बातें की जाती हैं कि कैसे जो मटेरियल बनाया गया है उसका डेवलपमेंट करना चाहिए आर्टिफिशियल स्किल में, वो काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर डेवलप करने में खर्च जो आता है वो भी काफ़ी कम आता है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट के फुटप्रिंट है, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो हम लोग नुकसान पहुँचाते हैं इस रिसर्च से, वो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि कैसे रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होगी स्मार्ट स्किन की। तो क्योंकि इसमें बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया गया है, यानी कि सेंसर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाते हैं। और इसके अंदर बायोमेडिकल एक डिवाइस भी दिया जाएगा जिसमें आपके जो सेंसेशंस आपने लिया है, आपने जो महसूस की है, जैसे कि बहुत सारे जो बर्न विक्टिम्स होते हैं और उनके ऊपर या फिर जिनको एम्प्यूट कर दिया जाता है, किन्हीं भी कारणवश से उनके हाथों को काटना पड़ जाता है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि उनको लगेगा कि उनका हाथ या उनकी जो स्किन है वो फिर से वापस आ गई। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कैसे फ़ायदेमंद होने वाली है। और ये जो स्किन है इसको एक तरीके से स्मार्ट वॉइस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये आपकी हेल्थ के ऊपर मॉनिटरिंग भी करेगी और आपकी जो स्किन का मॉइस्चर है, पीएच वैल्यू है, टेम्परेचर है, उन सभी को आपके फ़ोन में भी दिखा देगी। तो एक तरीके से ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं कि क्या इसके फ्यूचर के डेवलपमेंट्स के ऊपर भी बातें की गई हैं। तो हाँ, यहाँ पर जो डॉक्टर कोलाइट्स हैं वो कहती हैं कि कैसे अब इसके ऊपर एक वायरलेस कनेक्शन हमें बनाना पड़ेगा कि जिसके अंदर कोई तारें ना लगी हों, ताकि जब ह्यूमंस को इसको दिया जाए और इसका जो डाटा है उसको भी एक्यूमुलेट किया जाए, इकट्ठा किया जा सके, जिसको ब्लूटूथ के द्वारा स्मार्टफोन के ऐप पे दिखाएं। तो इसी तरीके से रिसर्चर्स प्लान कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा बायोमिमेटिक एंड रिस्पॉन्सिव मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल करके इसको और भी अच्छा बनाएंगे। फिर हम देख पाते हैं कि बहुत सारी आज तक ऐसे रिसर्च हुई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर और भी ज़्यादा डेवलपमेंट की अभी ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक तरीके से ये कैसे सेकंड स्किन की तरह यहाँ पर काम करेगी, तो जो ये सेकंड स्किन होने वाली है ये तो बहुत अच्छा है, खासकर जब इसके अंदर लाइफ चेंजिंग का पोटेंशियल है हेल्थ केयर के अंदर। खासकर जो बर्न विक्टिम होते हैं, यानी कि जो कभी जल जाते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है और एक अच्छी रिसर्च भी साबित होगी। तो क्या इसके ऊपर से सवाल आ सकता है? बिल्कुल, जीएस पेपर 3 के अंदर तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही सवाल आते हैं। खैर, यहीं पे हमारे दोनों अखबार आज ख़त्म होते हैं। और किसी को अगर ऐसे ही इसको सुनना पसंद आया हो, यानी कि आपको अच्छा लगता हो न्यूज़पेपर की समरी को सुनना, बहुत अच्छे से समझना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम डेली यहाँ पर रोज़ आपके लिए ऐसे ही जो आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर है, उनको लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।